तो आगे बढ़ते हैं। एम्पलीफाई हो गया, अब हमें डालना है इसको एक होस्ट मतलब वेक्टर के अंदर। सो द सेकेंड थिंग दैट वी हैव टू डू इज टू अंडरस्टैंड अबाउट क्लोनिंग वेक्टर्स। ना, जब हम बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में, ये बेसिकली कुछ मॉलिक्यूल्स, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको अगर हमें किसी फॉरेन सेल्स के अंदर डालना होगा, तो it is very important that we use some vectors which are DNA vectors. DNA vectors में plasmid are the best DNA vectors that we can think of. When we talk about plasmids, इनके पास कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होने चाहिए। ठीक है, कुछ 6 प्रॉपर्टीज होने चाहिए इनके पास। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज यस एब्सोल्युटली दैट दे शुड हैव high copy numbers. Second property definitely is that they should be self-replicating in nature. Third thing is that they should be smaller in size. उनका खुद का साइज अगर छोटा होगा तो ही वो बड़े फॉरेन पार्टिकल्स को उसके अंदर समा पाएंगे। खुद ही अगर बड़े होंगे तो फॉरेन पार्टिकल्स हमेशा छोटे ही लेने होंगे उसको। सो या इट शुड हैव स्मॉलर साइज। देन इसके अलावा द फोर्थ थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इट शुड हैव इज दैट it should be having ORI sequence. ORI sequence क्या होता है बेटा? ORI sequence is sequence of origin, जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होता है। तो ये जो हाई कॉपी नंबर का हम बात कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि ORI सीक्वेंस किस क्वालिटी का है। अगर अच्छे क्वालिटी का ORI सीक्वेंस हुआ तो हमें ज्यादा कॉपीज मिल सकते हैं उस पर्टिकुलर डिजायर्ड जीन के, विच इज इंसुलिन का। फिफ्थ is it should have multiple cloning site या सीक्वेंस, यानी उसके पास अलग अलग एंजाइम्स के क्लोनिंग साइट्स होने चाहिए। ठीक है, इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि अगर हमारे पास दो मोबाइल फोन मैंने तुमको दिया, एक नॉर्मल इनकमिंग आउटगोइंग वाला डब्बा फोन और दूसरा स्मार्टफोन, यू विल ऑलवेज सिलेक्ट स्मार्टफोन बिकॉज उस एक ही फोन के अंदर बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं। लाइकवाइज अगर मेरे पास दो प्लाज्मिड है, एक प्लाज्मिड ऐसा जिसमें अलग अलग एंजाइम्स के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट्स होंगे और एक ऐसा जिसमें एक ही एंजाइम के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट। अगर मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ जिसमें एक ही एंजाइम के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट है, तो मैं इसका सिर्फ तब इस्तेमाल कर पाऊंगा जब वो एंजाइम मेरे पास होगा। अगर वो एंजाइम मेरे पास नहीं है तो ये पर्टिकुलर वेक्टर तो किसी काम का ही नहीं होगा। वहीं पे दूसरा वेक्टर जहां पे कोई भी एंजाइम तुम यूज करो या कोई भी एंजाइम तुम्हारे पास होगा, उसका रेस्ट्रिक्शन साइट अगर इसमें है तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, है ना? सो a cloning vector which has multiple cloning sites for different enzymes is more helpful. Your NCRT gives you one particular statement that it should have less or only one restriction sequence, which is correct. एक एंजाइम का एक ही रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, एक एंजाइम का ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स का होना चाहिए। ऑलराइट, लिसन दिस अगेन एंड रिपीट। So it should have multiple cloning sites. Other than this, last one that is there is that it should have selectable markers. ये जो selectable markers होते हैं, ये दो टाइप के हो सकते हैं। It can be antibiotic resistant markers या फिर दूसरा होता है metabolic markers। एक होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर्स और एक होता है रेजिस्टेंट मार्कर्स। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं वो हमको देखना है। सो व्हाट विल आई डू इज, ये हो गया हमारा एक एग्जांपल विच इज ऑफ PBR 322। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं इसका PBR 322 का, यहाँ पर रिमेंबर दैट P stands for plasmid, B and R stands for Bolivar एंड रॉड्रिक्स, यानी साइंटिस्ट का नेम जिसने इसको डिस्कवर किया था। एंड 322 इज अ वेरी वेरी रैंडम नंबर।
इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता। ठीक है। PBR322 is an artificially synthesized plasmid which was synthesized in laboratory by Bolivar and Rodrigues. इसके पास अगर हम देखें तो वो सारी चीजें हैं जो हमने ऊपर मेंशन की। इसके पास ओराई सीक्वेंस है, इसके पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स है, एंड इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है। ठीक है। अच्छा, इसने ना सारी चीजें मेंशन नहीं की यहाँ पे। इट विल हैव इको R1 का जीन, इट विल ऑल्सो हैव क्लावन and HIND3 present over here. Whereas ROPE वाले region में it has PVU2. ठीक है? Alright, let's go ahead to understand. अब समझने का कोशिश करना बेटा कि मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ये हमारा पर्टिकुलर वेक्टर है। इस वेक्टर में हमारे पास एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट का जीन, यानी कि एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ये दो अलग अलग एंटीबायोटिक्स है। इन एंटीबायोटिक्स से जनरली बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन जिन बैक्टीरिया के पास इनसे लड़ने की जीन होंगी, वो बैक्टीरिया इन एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में आराम से लड़ाई करके जीत जाता है और खुद अपने आप को बचा लेता है। उन जीन का नाम हो जाएगा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। अब जब मैं ये पर्टिकुलर पूरा डीएनए यानी प्लाज्मिड को, अगर मैंने इस प्लाज्मिड को ई कोलाई के अंदर डाला, तो क्या ई कोलाई सरवाइव करेगा? माय आंसर इज यस। ऑन नॉर्मल मीडिया ई कोलाई विल सरवाइव, इट विल नॉट डाई। वहीं पे अगर मैं इसी नॉर्मल मीडियम में एम्पिसिलिन डाल दूं, तो क्या वो सरवाइव करेगा? माय आंसर इज यस, वो सरवाइव करेगा। क्यों? उससे लड़ने वाला जीन उसके पास आ चुका है, तो वो उसमें सरवाइव कर लेगा। अगर उसी में मैं टेट्रासाइक्लिन डाल दूं, तो क्या वो सरवाइव करेगा? अगेन यस। क्यों? कि उससे बचने वाला जीन उसके पास है ऑलरेडी, तो सरवाइव कर लेगा बेटा। ठीक है। यानी जो बैक्टीरिया नॉर्मल मीडियम पे भी सरवाइव कर गया, एम्पेसिलिन वाले मीडियम पे भी सरवाइव कर गया, टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम पे भी सरवाइव कर गया, यानी उसके पास ये प्लाज्मिड इंटैक्ट पोजीशन में एज इट इज अच्छे से है। इस प्रकार के बैक्टीरिया को यू कैन कॉल इट एज ट्रांसफॉर्मेंट। इसे हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। यू कैन कॉल इट एज ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है। कट टू, अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो नॉर्मल मीडियम पे सरवाइव किया लेकिन इन दोनों में सरवाइव नहीं कर रहा है, यानी ऑब्वियसली बात है कि वो ऐसा बैक्टीरिया हो गया बेटा जिनके पास ये प्लाज्मिड नहीं है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे एज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या कह सकते हैं हम उसको? एज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। यहां तक क्लियर है बात? ठीक है, आगे चलते हैं। अगर इफ आई एम यूजिंग a particular enzyme, let's say I used an enzyme PVU1, मैंने एंजाइम इस्तेमाल किया PVU1, जिस वजह से ये प्लाज्मिड जो है वो कट हो गया। प्लाज्मिड जो है वो कट हो गया, प्लाज्मिड इस रीजन से कट हो गया, और यहाँ पे कट होके मैंने मेरा डिजायर्ड जीन अंदर डाल दिया, विच इज इंसुलिन डाल दिया। तो एम्पिसिलिन का जीन जो है वो तो टूट गया ना। तो अब अगर इस प्लाज्मिड को मैं ई कोलाई के अंदर डालूं और उसको नॉर्मल मीडियम पे ग्रो करूं, तो क्या वो ग्रो होगा? आंसर इज यस। नॉर्मल मीडियम पे तो ग्रो हो ही जाएगा, बिकॉज कोई एंटीबायोटिक उसको मारने के लिए कोई दुश्मन ही नहीं है। अगर मैं इसको टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में डाल दूं, तो क्या वो जिंदा रहेगा? आंसर इज यस, बिकॉज वो जीन तो नॉर्मल है ना।
तो वो जीन से वो सरवाइव कर जाएगा टेट्रासाइक्लिन में। लेकिन अगर मैं उसमें एम्पिसिलिन डाल दूं, फिर क्या वो बैक्टीरिया सरवाइव करेगा? मेरा आंसर है नहीं, बिकॉज एम्पिसिलिन वाला जो रेजिस्टेंट जीन था अब तो वो टूट गया, तो वो रेजिस्टिविटी देगा नहीं। तो अगर एम्पिसिलिन वाले मीडियम में वो ग्रो नहीं हुआ, तो इसको हम कह सकते हैं रिकॉम्बिनेंट। क्या कहेंगे बेटा? रिकॉम्बिनेंट। वी विल कॉल इट एज रिकॉम्बिनेंट। ठीक है। अगर वो एम्पिसिलिन वाले मीडियम में ग्रो नहीं किया, तो इसे हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट। ये एक ट्रांसफॉर्मेंट भी होगा क्योंकि प्लाज्मिड गया, और ये एक रिकॉम्बिनेंट भी होगा बिकॉज प्लाज्मिड के साथ डिजायर जीन भी गया है। सो आई कैन कॉल इट एज ट्रांसफॉर्मेंट एज वेल एज रिकॉम्बिनेंट। लेकिन लेकिन अगर वो एम्पिसिलिन वाले मीडियम में भी सरवाइव कर गया, डिजायर्ड जीन डालने वाले प्रोसीजर करने के बावजूद अगर वो एम्पिसिन वाले मीडियम में भी सरवाइव कर गया, मतलब इट इज अ नॉन रिकॉम्बिनेंट बट इट इज अ ट्रांसफॉर्मेंट, यानी उसके अंदर डिजायर्ड जीन नहीं गया है, लेकिन उस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड जरूर गया है। तो ये हमारी चीज है, यहाँ पे हमको देखनी है कि जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो ना ही एम्पिसिलिन में सरवाइव कर पा रहा है, ना ही टेट्रासाइक्लिन में, बिकॉज उसके पास प्लाज्मिड गया ही नहीं। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेंट है बट डिजायर्ड जीन नहीं गया उसमें, विच इज नॉन रिकॉम्बिनेंट, वो दोनों में सरवाइव कर लेगा, एम्पिसिलिन में भी टेट्रासाइक्लिन में भी। और जो रिकॉम्बिनेंट भी है और ट्रांसफॉर्मेंट भी है, वो ऊपर दिए कंडीशन के हिसाब से एम्पिसिलिन में नहीं ग्रो करेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन में जरूर कर लेगा। अब यहीं पे सपोज मैं पीवीयू 1 लेने की जगह पे बैम H1 का इस्तेमाल करता हूँ और ये तोड़ देता हूँ, तो वो एम्पिसिलिन में सरवाइव करेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन में सरवाइव नहीं करना चाहिए। समझ पा रहे हैं हम बात को बेटा? ठीक है, वापस रिवाइंड में देखो अगर इसको हम नहीं समझ पा रहे तो। यहाँ तक क्लियर है? तो ये बेसिक इंफॉर्मेशंस हो जाते हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हो जाते हैं कि किस प्रकार से प्लाज्मिड का इस्तेमाल किया जाता है और प्लाज्मिड के अंदर मार्कर जीन्स का क्या यूज है। तो मार्कर जीन्स बेसिकली हमको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अंदर डिजायर्ड जीन, मतलब पहले तो प्लाज्मिड गया है या नहीं वो देखा जाता है, और फिर बाद में देखा जाता है कि उस प्लाज्मिड के अंदर डिजायर्ड जीन गया है या नहीं। ठीक है, ये काम होता है एक पर्टिकुलर मार्कर जीन का। इसी प्रकार से हमारे पास मेटाबॉलिक मार्कर्स भी हो सकते हैं। मेटाबॉलिक मार्कर्स में हमारे पास यहाँ पे लिया गया है लैक्टोज थिंग। इसका मैं ड्रॉ करके ही बता देता हूँ। सपोजिटली हमारे पास एक, चलो, सपोजिटली हमारे पास एक प्लाज्मिड है। सपोजिटली हमारे पास एक प्लाज्मिड है। ठीक है, और उस प्लाज्मिड के अंदर है लैक जेड जीन। हमें पता है लैक जेड जीन जो होता है वो बीटा गैलेक्टोसिडेस एंजाइम प्रोड्यूस करता है, और ये बीटा गैलेक्टोसिडेस एंजाइम जो है वो लैक्टोस को खाता है एज अ सबस्ट्रेट। हमने थोड़ा सा हमारा सीक्वेंस चेंज कर दिया। हम लैक्टोस के जगह पे वी आर नॉट यूजिंग लैक्टोस, बट इंस्टेड ऑफ लैक्टोस वी आर यूजिंग एक्स गैल। जब हम एक्स गैल का इस्तेमाल करते हैं, और अगर बैक्टीरिया इस एक्स गैल को तोड़ेगा, व्हेन इट इज ब्रोकन इट विल प्रोड्यूस ब्लू कलर्ड प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट ब्लू कलर का हो जाने की वजह से बाय डिफॉल्ट इस बैक्टीरिया की कॉलोनीज विल बिकम ब्लू कलर। ये होगी आम जिंदगी, मतलब ये है नॉर्मल कंडीशन, कि जहां पे बीटा गैलेक्टोसिडेस जो होता है, ये बीटा गैलेक्टोसिडेस एक्स गैल को तोड़ता है, जिस वजह से ब्लू कलर का प्रोडक्ट मिलता है, तो कॉलोनीज भी ब्लू कलर की हो जाती है। यहीं पे अगर यहीं पे अगर सपोजिटली मैं एंजाइम्स का मदद लेके लाइगेस सॉरी लैक जेड को तोड़ देता हूं, और लैक जेड को तोड़ने के बाद अंदर डिजायर जीन डाल रहा हूं। अगर मैंने अंदर डिजायर जीन डाला,
तो मेरा बीटा गैलेक्टोसिरीज नहीं बनेगा बिकॉज लैक्जेट टूट चुका है। ये नहीं बना तो एक्स गैल टूटेगा नहीं, तो मुझे ब्लू कलर्ड कॉलोनीज भी नहीं मिलेंगे। इंस्टेड आई विल गेट व्हाट, आई विल गेट व्हाइट कलर्ड कॉलोनीज। सो इन दिस केस क्या हो जाएगा, जो व्हाइट कॉलोनीज होंगे they will be identified to be as what, they will be identified to be as recombinant, correct। and blue colored colonies जो है, in blue colonies को you will call it as non recombinants, ठीक है। they will be identified to be as non recombinants। are we clear up till here? ये हो गए मेटाबॉलिक मार्कर्स। आई होप यहां तक कॉन्सेप्ट हमारा सारा सब कुछ क्लियर है बेटा, यस और नो, ठीक है। इसी के लिए ना ये हम बैक्टीरिया में कर रहे हैं, हमको प्लांट के लिए भी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर दिया गया है जहाँ पे बताता है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन। जनरली प्लांट में अगर हमको जेनेटिक इंजीनियरिंग करना रहेगा तो इसी बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन के पास ना एक पर्टिकुलर प्लाज्मिड है जिसका नाम है टी आई प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड का नाम है टी आई प्लाज्मिड, वेर इन टी आई स्टैंड फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। इसका नाम है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो बेसिकली प्लांट्स के अंदर कैंसरस ट्यूमर पैदा करता है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, सपोज मैं चाहता हूँ मैंगो ट्री के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का जीन जाए, जो सिर्फ बैक्टीरिया के पास होता है, प्लांट्स के पास नहीं होता। तो मैं बैक्टीरिया के पास से नाइट्रोजन फिक्सेशन का जीन ले रहा हूँ और उस प्लांट के अंदर डाल रहा हूँ। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मैंने पहले तो इस टी आई प्लाज्मिड को ले लिया, आई एम टेकिंग आउट दिस टी आई प्लाज्मिड, और उस टी आई प्लाज्मिड को मैंने तोड़ दिया कुछ इस प्रकार से, एंजाइम्स का मदद से उसको मैंने तोड़ दिया। वहीं पे मेरे पास दूसरा एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम, नाम तो सुना होगा। इस राइजोबियम के डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक जीन है, ठीक है। चलो ऐसे कर लेते हैं, इसके पास एक हाँ, इसके पास एक स्पेसिफिक जीन है कुछ इस प्रकार से, और उस जीन का नाम है एनआईएफ जीन। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ वो एनआईएफ जीन जो है, दैट इज एनआईएफ जीन इज नथिंग बट नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन, उस जीन को मैंने आइसोलेट कर लिया। और इसको आइसोलेट करने के बाद आई एम एंटरिंग दैट, मैं उस जीन को इस प्लाज्मिड के साथ चिपका देता हूं विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। सो लाइगेज एंजाइम की मदद से मैं टीआई प्लाज्मिड के अंदर एनआईएफ जीन को डाल दिया, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड को मैं वापस से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन में डाल देता हूं। सो आई विल हैव एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन entering back inside, and then I will allow this to multiply. I will allow this to multiply. जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आई विल हैव मल्टीपल बैक्टीरिया which has been seen, and all of this bacteria will have multiple such nitrogen fixing gene। बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन उसके अंदर चले जाएंगे, और अब इसी बैक्टीरिया को वी विल इन्फेक्ट इन द डिजायर्ड होस्ट। यानी जो मैंगो ट्री था उसके अंदर इस बैक्टीरिया को इन्फेक्शन के लिए छोड़ देंगे, तो इवेंचुअली उसी मैंगो ट्री में कुछ इस प्रकार से हमको ट्यूमर होता हुआ दिखाई देगा, एंड दैट ट्यूमर, presence of that tumor will give us a particular confirmation कि desired gene उसके अंदर जा चुका है, which is NIF gene जा चुका है, ठीक है। So that's how basically you can have uh, recombination being done in plants as mentioned over here, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं काफी बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया है कि बैक्टीरिया के अंदर अगर हमको कोई भी डीएनए का जेनेटिक इंजीनियरिंग करना रहेगा
तो बैक्टीरियोफाज को यूज कर सकते हैं, या फिर हम प्लाज्मिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर हम प्लाज्मिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वी हैव बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स आल्सो व्हिच कैन बी यूज्ड, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स दैट कैन बी यूज्ड। इंसेक्ट के अंदर अगर हमको देखना है, ये बैक्टीरियल एंड bacterial artificial chromosome can be used for human as well as bacteria. This can be used for human as well as yeast. Then you can use retrovirus for animal cells, that is human cells. इसके अलावा you can use something called as baculovirus, which is used for insect. ठीक है, आप क्लियर अप टिल हियर? हमारे 3 एस्पेक्ट हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट एस्पेक्ट पे, विच इज कॉम्पोनेंट सेल्स।